हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित ध्यानी है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम 3590। प्रॉब्लम का नाम है केथ स्मॉलेस्ट पाथ जॉर सम। तो क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको ट्री दे रखा है और हर नोड के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है। क्वेश्चन में एक और चीज़ बोल रखी है कि पाथ जॉर सम्स। तो पाथ जॉर सम्स क्या है कि उन्होंने कहा है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर नोड ले लो। तो मान लीजिए मैंने ये वाला नोड लिया है, तो आपको क्या करना है, रूट से उस नोड तक जाओ। तो उसके पाथ में जो भी आपके नोड पड़ेंगे उनकी जो वैल्यूज़ है उनको आप जॉर कर लो। 5 2 जॉर 1, इनको जॉर कर लो तो जो भी वैल्यू आती है वो इस नोड की पाथ जॉर सम कहलाएगी। ठीक है, ये इन्होंने कह रखा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर ये आपका ट्री है तो मैंने सारे पाथ जॉर सम निकाले कि नोड 0 पे नोड 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड 5। ठीक है, अगर मैं नोड 0 को देखूंगा तो रूट से लेके यहीं तक का सिर्फ एक ही पाथ होगा 0। तो जॉर सम क्या आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा, 5 ही वैल्यू जो गिवन है। ठीक है, अगर मैं नोड 1 की बात करूंगा तो आपको क्या देखना है, रूट से लेके नोड 1 तक का पाथ, रूट से लेके नोड 1 तक का पाथ ये रहा। ठीक है, तो पाथ क्या है 0 1, और जॉर सम क्या आएगा इसका 5 जॉर 1। सिमिलरली नोड 2 की कहानी है, नोड 2 की ये कहानी है। तो पाथ आया 0 2, जॉर सम आया 5 जॉर 2 जो कि 7। ठीक है, इसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये 4 आया, ये 7 आया। नेक्स्ट नोड 3 की अगर मैं बात करूँ, ये रही, पाथ आया 5, पाथ है 0 1 3, नोड सम आएगा, नोड जोर सम आएगा 5 1 6, 5 जोर 1 जोर 6 जो कि क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसमें एक बात बस नोटिस करने वाली ये है कि अगर मैं जैसे नोड 3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो 5 जोर 1 में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। राइट, 5 जोर 1 में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो जब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट का जोर वैल्यू जो मैंने निकाली है ये 4, इसका जोर करना पड़ेगा 6 के साथ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसकी जॉर वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 4 ये वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, 5 जॉर 1 में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 4। ठीक है, तो 4 का बस करना पड़ेगा 6 के साथ, सिंपल। ठीक है, नोड 4 को देखूंगा तो नोड 4 की कहानी भी सेम वही है कि पाथ बनेगा 0 1 4 पाथ बनेगा, और जॉर सम क्या आएगा 5 1 3, 5 जॉर 1 जॉर 3। अगेन 5 जॉर 1 में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ जो कि 4 है, तो मुझे करना पड़ेगा 4 जॉर 3। तो यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी नोड का अगर मुझे जॉर निकालना है, जॉर निकालना है अगर मुझे किसी भी नोड का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नोड की वैल्यू लेनी पड़ेगी, उसका जॉर करना पड़ेगा जॉर ऑफ जो भी उसका पेरेंट होगा उसके साथ। ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है कि ये सारी आपकी कहानी है। उन्होंने कहा कि आपको सेट ऑफ क्वेरीज भी गिवन है, और क्वेरीज का जो फॉर्मेट वो ऐसा है यू कॉमा के, कि ये नोड है एंड ये कुछ के दे रखा है। तो क्या कहा उन्होंने कि फॉर ईच क्वेरी यू कॉमा के आपको क्या करना है, एक सब ट्री बनाओ जिसका रूट जो होना चाहिए वो यू होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो एक सब ट्री बनाना है जिसका जो यू है वो मान लीजिए 2 है। अभी आपको क्वेरी दे रखी है यू 2 1 एक क्वेरी दे रखी है, तो यू की वैल्यू है 2। तो एक सब ट्री बनेगा जिसका रूट जो है वो 2 है। तो सब ट्री बनेगा, देखो ये सब ट्री है, इस सब ट्री का रूट क्या है 2 है। ठीक है, अब इस सब ट्री के अंदर, ठीक है, इस सब ट्री के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट पाथ जॉर हैं उनमें से kth स्मॉलेस्ट डिस्टिंक्ट पाथ जॉर निकालना है। तो इस सब ट्री में कौन कौन से जॉर्स हैं, दो ही जॉर्स है, 7 और 6, सिर्फ दो ही जॉर लाई कर रहे हैं इसके अंदर, 7 और 6 दो ही जॉर लाई कर रहे हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंट पाथ, तो पहला छोटा डिस्टेंट पाथ जॉर निकालना है। तो पहला और छोटा कौन सा है 6 है, तो आउटपुट क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अगर आपकी क्वेरी यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो सेकंड स्मॉलेस्ट निकालते, तो सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होता 7 होता। अगर यहाँ पे आपकी क्वेरी 3 है तो जो कि अभी जो के है वो ज़्यादा हो गया हमारे सेट के साइज से, है ना, मतलब ये जो आपने लिया इसके साइज से ज़्यादा हो गया। तो इन इन दिस केस हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, -1 रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक क्वेरी का आंसर है, तो ऐसे करके सारी क्वेरी का आंसर निकालना है और एक एरे में रिटर्न कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सी कहानी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थोड़ा जल्दी देखते हैं कि ये आपका ट्री था। ठीक है, यहाँ पे ये जो 5 4 ये सब चीज़ें है ना, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये मैंने डायरेक्टली जॉर सम निकाल दिया क्योंकि मुझे जॉर सम चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जॉर सम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। आपकी क्वेरी ये है 1 2, मतलब फर्स्ट नोड है, ये नोड 1 है, तो नोड 1 पे सब ट्री बनाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो कितने कौन कौन सी जॉर्स आ रहे हैं इसके अंदर, 3 जॉर आ रहे हैं, 4 2 और 7, 3 जॉर आ रहे हैं, 4 2 और 7। और आपको क्या निकालना है, सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंट, सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्टेंट।
तीनों डिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है, 4, तो आपको ये क्वेरी का क्या आंसर आएगा, 4। इसका देखो 0 1, तो 0 नोड पे सब ट्री बनाना है, मतलब ये कौन कौन से जॉर्स आ रहे हैं, ये सारे जॉर आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से जॉर आ रहे हैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन कौन से आ रहे हैं, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, फिर 7 दोबारा आ रहा है, ठीक है। मुझे दोबारा नहीं लेना, डुप्लीकेट नहीं करना मुझे, ठीक है। 6 आ रहा है, ठीक है, ये आया यहाँ से। अब मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 2, 2 रिटर्न कर देना है। अगली क्वेरी क्या है, 0,2, सेम ही क्वेरी देखो, बस फर्स्ट स्मॉलेस्ट था, यहाँ पे क्या निकालना है, सेकंड स्मॉलेस्ट, तो सेम यही होगा, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, 4, 4 रिटर्न होगा, ठीक है। इसका भी 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चाह रहा है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत सिंपल है। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले तो ये वाली एरे निकालो, 5 4 2, ये वाली एरे क्रिएट कर लो। पहले तो ये एरे क्रिएट करो। अब कोई भी क्वेरी है मेरे पास u कॉमा के की, तो जैसे मान लीजिए यही क्वेरी थी 1,2 की, तो आप नोड 1 पर हो, ठीक है। नोड 1 पे आपको पता है मेरी जॉर क्या है, 4 है, तो आपको एक डेटा स्ट्रक्चर ले लो, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा लो। जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर ले, यहाँ पे ले लिया मैंने 4। अब 1 से अपना DFS चालू करो ना, कि कहाँ तक आप जा सकते हो, 1 से कहाँ जा सकते हो, 3 पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नया कोई जोर मिला 2, तो ये 2 आपने डाला। और कहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, क्या जोर मिला 7, आपने 7 डाला। तो ऐसे करके आप ये एक लिस्ट ऑफ जोर निकालो, या सेट ऑफ जोर आपने निकाल लिया, ठीक है। DFS करना है, कहाँ से DFS स्टार्ट होना चाहिए, यू से DFS स्टार्ट होना चाहिए। और जो भी जोर सम्स आए वो सब आपने उस डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवा लिया। देन फिर उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा उस डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है ब्रूट फोर्स की, जो कि काम हमारा नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम हर क्वेरी के लिए मल्टीपल टाइम DFS कर रहे हैं, है ना। हर क्वेरी के लिए मल्टीपल टाइम DFS करना। आप खुद देखो, इसमें 0 1 था, 0 2 था, 0 1 का मेरा आंसर ये आया। अब 0 2 के लिए अगर मैं दोबारा से DFS करके यही सेट अगर मुझे क्रिएट करना पड़े, तो ये तो डुप्लीकेट वर्क करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ा, ये वाला जो सेट क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट वर्क कर रहा हूँ, है ना। तो जिसकी वजह से ये ब्रूट फोर्स तो काम नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ ऐसे करना करेंगे कि DFS मुझे मल्टीपल टाइम नहीं निकालनी पड़े, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे आइडिया आया होगा कि जैसे मैं ये सेट निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या ये 0 नोड पे जो सेट आएगा वो हमेशा ये आएगा, कभी ये सेट चेंज करेगा, है ना। अगर मान लो अगली क्वेरी आती है, सॉरी अगली क्वेरी मान लीजिए आपकी आती है 0 3, इसके बाद आती है 0 4, ऐसे करके और क्वेरीज आएंगी। तो 0th नोड पे जो सेट रहेगा वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस सेट को मैं बार बार कंप्यूट क्यों करूं, है ना। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक बार ये सेट निकाला और स्टोर करवा दूं, खत्म कहानी मेरी, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच में क्या कहानी है कि जो भी आप ये जॉर सम निकाल रहे हो ना, इसे आप कहीं स्टोर करवा लो, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवा लो, ठीक है। तो मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, मैं सेट में स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। सेट में क्यों स्टोर करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तो मेरे सेट यहाँ पे ज़्यादा काम कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू अरे, ठीक है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं अभी नोड 3 पे हूँ, ठीक है। तो एक मैंने सेट क्रिएट किया, ठीक है। मैं एक सेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब नीचे इस 3 के नीचे कितने नोट्स आ रहे हैं, एक भी नोट्स नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पे अच्छा, इसका मैं ये मिट गया, सॉरी, यहाँ पे 2 था इसका जॉर्ड सम, ठीक है। इसके नीचे कितने जॉर्ड सम मिल रहे हैं मुझे, टोटल जॉर्ड सम सिर्फ एक ही जॉर्ड सम मिल रहा है, जो कि क्या है, 2 है। तो क्या जॉर्ड सम मिल रहा है, सिर्फ 2 मिल रहा है, ठीक है। ओके, जॉर्ड सम सिर्फ 2 मिल रहा है। यहाँ देखते हैं नोड 4 का, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही जॉर्ड सम मिलेगा, जो कि क्या मिलेगा, 7। सिमिलरली यहाँ पे मुझे एक ही मिलेगा ना। तो आप एक कोई मैप बना लो, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये बता रहा है कि कौन से नोड पे कौन कौन से लिस्ट ऑफ, मतलब सेट ऑफ जॉर सम आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप नोड 3 पे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जॉर मिलेगा, नोड 4 पे आपको ये मिलेगा, एंड नोड 5 पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। इतना मुझे समझ आ रहा है। अब नोड 1 पे हूँ मैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपको हर जगह एक सेट बनाना है हर किसी का, तो इसका सेट है, तो क्या क्या वैल्यू आएगी। अब ये बताओ, इसके नीचे की वैल्यू पता करनी है मुझे, कौन कौन सी 3 वैल्यू, 4 2 7। तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसके सब ट्री में क्या सेट है, ये वाला सेट है, तो ये पूरा सेट मुझे यहाँ पे कॉपी मारना पड़ेगा। ये वाला सेट है, ये सेट पूरा कॉपी मारना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये 3 वैल्यू तो इसके अंदर डालनी है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चूंकि ये सेट है तो डुप्लीकेशन की दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही डुप्लीकेट चीज़ स्टोर नहीं करेगा, सिंपल है ना। तो करना कि एक सेट बनाओ, उसमें 3 चीज़ें इंसर्ट करनी। पहली चीज़ ये इंसर्ट कर दो 4, दूसरी चीज़ ये इंसर्ट कर दो 2, तीसरी चीज़ ये इंसर्ट कर दो, जो तीसरा सेट है 7, सिंपल,
ठीक है, चीज़ समझ आ रही होगी आई गेस। मिटा देते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अगले की कहानी क्या है, सेम इसकी कहानी है। एक सेट बनाए, पहले एक चीज़ ये इंसर्ट करी, दूसरा इसके लेफ्ट वाला कोई है ही नहीं, वो तो इंसर्ट करना ही नहीं है। अगला ये जो सेट है ये इसकी वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दो। ठीक है, 6। समझ आ रही कहानी? ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं जीरो नोड के लिए। जीरो नोड के लिए भी सेम सेट बना दिया। ठीक है, अच्छा ये सेट है चूँकि, तो ये जो चीज़ें ये सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए। 4 to 7 है तो इसे मैं सॉर्टेड ऑर्डर लिख लेता हूँ यहाँ पे, 2 4 7। ठीक है, 7 6 है, सेट में चीज़ें सॉर्टेड रहती है, 6 7। ठीक है, अब क्या हो सकता है, पहले तो अपनी वैल्यू डालनी पड़ेगी, 5 5 गई, फिर ये सब वैल्यू 2 4 7 2 4 7। अब 6 7 भी सेट में जाएगा, 6 7 7 नहीं जाएगा क्योंकि 7 ऑलरेडी है वहाँ पे। ठीक है, इसे सॉर्टेड फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, 2 4 5 6 7 आएगा, 2 4 5 6 7। ठीक है, आई गेस ये आएगा। ठीक है, ये बन गया, तो ये भी यहाँ पे लिख लो आप। फोर्थ नोड पे मेरा आ गया 2 4 7, सेकेंड नोड पे 6 7 एंड जीरोथ नोड पे 2 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या है, सिंपल है, क्वेरी पे जाओ। पहली क्वेरी क्या है, 0,1, मतलब जीरो नोड पे सब ट्री है, तो जीरो नोड पे मुझे पता है ये सारे जोर सब मुझे मिल सकते हैं। फर्स्ट मिनिमम निकालो, फर्स्ट मिनिमम क्या है 2, तो 2 रिटर्न कर दिया। जीरो नोड पे और सेकंड मिनिमम मुझे ऑलरेडी सेट पता है, सेकंड मिनिमम क्या है 4, 4 रिटर्न कर दो। तो इस तरह से आप बहुत सिंपली कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ एक डीएफएस कॉल करनी पड़ेगी, एक डीएफएस कॉल में आप ये पूरा काम कर सकते हो। ठीक है, समझ आई बात। इसमें एक थोड़ा सा मैं ऑप्टिमाइजेशन कर क्या कर देता हूँ कि जो हमने ये जो मैप बनाया है ना यार, ये मैप काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेगा। ठीक है, तो बिना ये मैप बनाए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी का एक मैप बना सकते हैं। मतलब ये वाला मैप नहीं बनाते क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ले लेगा, इसकी जगह ये वाला मैप बनाते हैं। ये मैप क्या कह रहा है कि बस ये पता लगा लो कि कौन से नोड पे मुझे क्वेरी करनी है, बस ये लिख लो। जैसे ये कह रहा है 0,1 0,2, बस आप एक मैप बना लो। ठीक है, जो ये बता रहा है कि जीरो नोड पे मुझे क्वेरी करनी है और जीरो नोड पे दो क्वेरी करनी है, फर्स्ट मिनिमम निकालना है और सेकंड मिनिमम निकालना है ना, बस आप ये स्टोर करवा लो। फर्स्ट मिनिमम निकालना है, सेकंड मिनिमम निकालना है, और ये जो नंबर है ना, ये नंबर बता रहा है कि ये कौन सी क्वेरी है। क्योंकि फाइनली आप इसका जब रिजल्ट निकालोगे ना, तो आपको अपने आंसर वाली एरे में डालना पड़ेगा, तो कौन से इंडेक्स पे डालना पड़ेगा, है ना। तो ये जीरोथ इंडेक्स में डालूंगा इसका आंसर फर्स्ट इंडेक्स में डालूंगा, है ना। तो इंडेक्स, बस मैं इंडेक्स स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो नोड है, फर्स्ट नोड पे मुझे ढूंढना है ना, कौन सा सेकंड मिनिमम ढूंढना है, और इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 सेकंड इंडेक्स है। तो ठीक है, ऐसे करके मैंने क्वेरी मैप बना ली। ठीक है, अब ये मैप बनाने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जैसी आपकी प्रोसेसिंग ख़त्म होती है, जैसी आपकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो रही है, जैसे मान लो अपने वन को प्रोसेस किया, आपने ये मैप बना लिया, ये मैप बनाते आप अपनी क्वेरी में चेक कर लो कि सेकंड मैप के करस्पॉन्डिंग, सॉरी सेकंड नोड के करस्पॉन्डिंग, अरे यार सेकंड क्यों कह रहा हूँ मैं, सॉरी। जैसे आपने ये वाली नोड को प्रोसेस कर लिया, तो फर्स्ट नोड को आपने प्रोसेस कर चुके हो, तो फर्स्ट नोड के करस्पॉन्डिंग कोई क्वेरी है क्या, फर्स्ट नोड के करस्पॉन्डिंग क्वेरी है, हाँ क्वेरी है, तो आपके पास सेट भी है, आपके पास क्वेरी भी है, डायरेक्ट रिटर्न कर लो, है ना। तो ये हमें चाहिए क्यों था, मैप क्यों चाहिए, तो मैप इसलिए तो चाहिए था कि उस नोड के करस्पॉन्डिंग जो सेट है वो पता चल जाए, है ना। तो आप बिना मैप बनाए बहुत ईजिली कर सकते हो, मैप की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैसे कि जैसे आपने सेकंड नोड की प्रोसेसिंग कंप्लीट करी, मतलब ये मैप बना, ये सेट बना लिया, सॉरी ये आपने सेट बना लिया। जैसे आपने ये सेट बना लिया, वैसे आप चेक करो अपनी क्वेरी मैप में कि सेकंड नोड के करस्पॉन्डिंग कोई क्वेरी है क्या, हाँ भाई सेकंड नोड के करस्पॉन्डिंग कोई क्वेरी है, तो ये क्वेरी क्या है, फर्स्ट मिनिमम ढूंढना है, तो फर्स्ट मिनिमम निकाल लो, और जो आंसर आएगा उसे इस इंडेक्स पे डाल दो, सिंपल। जैसे ही जीरोथ नोड का आपने ये सेट क्रिएट किया, तो देखो कोई क्वेरी है क्या, हाँ भाई क्वेरी है, तो एक एक करके क्वेरी बना लो, और जो आपका आंसर आ रहा है, फर्स्ट मिनिमम निकालना है, सेकंड मिनिमम निकालना है, कहाँ रख दो, इस इंडेक्स पे रख दो, जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे। अब चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने क्या समझाया कि सिंगल डीएफएस कॉल चाहिए। ठीक है, आपको कुछ डेटा स्ट्रक्चर चाहिए चीज़ें स्टोर करने का, मैंने सेट लिया। ठीक है, अब एक बार आपने सेट ले लिया तो आप मर्ज कैसे करोगे इन्फॉर्मेशन, मर्ज करना भी मैंने बताया, बहुत सिंपल है, फोर लूप ही तो लग रहा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मर्ज करनी है, मर्ज करके जैसे ही आपके पास ये पूरा सेट आता है ना, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेट में से आपको जो भी आपकी क्वेरी है उसका केथ मिनिमम एलिमेंट निकालना पड़ेगा, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके, देखते हैं कि मर्ज कैसे करते हैं। देखो मर्ज करना बहुत इजी है, मर्ज देख लेते हैं कैसे करना है। मान लो ये आपका ट्री था, ठीक है, मैं अभी मान लो जीरो को प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक सेट बना लो, उसमें 3 वैल्यू डालनी है ना, ये तो बताया था मैंने। तो मैंने एक सेट बनाया, सबसे पहले मैंने अपनी वैल्यू डाली 5, सबसे पहले मैंने अपनी वैल्यू डाली 5, फिर मैंने अपने चाइल्ड को कॉल किया, चाइल्ड क्या है 1,
1 और 2 है ना। पहले मैंने अपने चाइल्ड को कॉल किया, चाइल्ड पे सेम अपना डीएफएस वाला फंक्शन करा। डीएफएस वाला फंक्शन मतलब ये मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, सेट रिटर्न कर रहा है। तो मुझे सेट रिटर्न हो गया, मतलब इस 1 नोड का मुझे सेट मिल गया है ना। 247 वाला मुझे सेट मिल गया, ठीक है। ये चाइल्ड सेट है, तो ये जो है ये चाइल्ड सेट है, ठीक है, 247। और ये जो है ये मेरा क्या है, करंट सेट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस चाइल्ड सेट में जाना पड़ेगा और एक एक वैल्यू उठानी पड़ेगी और अपने करंट सेट में डालनी पड़ेगी ना। 247 इसके अंदर डालना पड़ेगा, वही मैंने करा है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली जब जैसे ये खत्म हुआ, अपने राइट वाले चाइल्ड पे जाओ, इसका सेट बना लो और फिर इस सेट में प्रोसेस करके इसके अंदर डाल दो वैल्यू। बहुत सिंपल है, मर्ज ऑपरेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, अगली चीज़ देखते हैं कि ये हमने मर्ज कर लिया। अब देखते हैं केथ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो आपके पास ये सेट है, ये आपके पास ये सेट पड़ा हुआ है, ये सारे सेट आपके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। इस सेट से आपको केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि हमारे पास जो चीज़ पड़ी है, हमने सेट लिया है, हमारे पास क्या पड़ा है, सेट पड़ा है, हमारे पास एरे नहीं है। एरे में रैंडम एक्सेस पॉसिबल है अगर आपके पास मान लीजिए सॉर्टेड एरे होती है, ठीक है। सॉर्टेड एरे में एलिमेंट ऐसे पड़े होते हैं। अब मैं बोलूँ सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो, थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालो, तो सिंगल ऑर्डर ऑफ 1 में आप निकाल सकते हो इन एरे। बट आपके पास क्या है, सेट है, सेट में रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसे एक्सेस नहीं कर सकते, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लीनियर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। कि मान लो आपके पास जो भी ये सेट है ना, जितने भी एलिमेंट है इसमें ए बी सी डी ई एफ, आपको सेकंड स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले अपना एक इटरेटर बनाओ जो कि सेट के बिगिन पे लाई करेगा, है ना। एंड देन इसे जो भी चाहिए सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए तो इसे एक फोर लूप लगा लो या वाइल लूप लगा के इसे 2 आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे एक फोर, यहाँ पे चाहे आप एक फोर लूप लगाओ या वाइल लूप, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली ये फंक्शन यूज़ कर लिया, एडवांस फंक्शन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो एक इटरेटर बनाई, ये इतने स्टेप आ गया एंड देन मैंने यहाँ से उसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। समझ आ रही बात, नहीं आ रही, है ना। अपने सारे छोटे छोटे पीस जोड़ लेते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल कोड है ये, कुछ भी नहीं है इसमें। कि पेरेंट है, ठीक है, ये एन आया, एक जोर सम आया, ठीक है, ये अंसर वंसर जो भी फालतू कहानी है, ये मैंने यहाँ पे ट्री बना दिया, ठीक है। एंड देन जो मैंने बोला था क्वेरी वाला मैप बनाना है मुझे, ये मैंने क्वेरी वाला मैप बना दिया, ठीक है। अब फॉर रूट नोड के लिए तो जो जॉर होगा वो उसी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो वैल्यू बना दी। देन अब मैं डीएफएस कॉल करूँगा, है ना, एक सिंगल डीएफएस कॉल मैं जो कह रहा हूँ। तो अपने रूट से स्टार्ट करूँगा, -1 बता रहा कि पेरेंट क्या है, तो रूट का पेरेंट तो कोई है ही नहीं, तो अभी मैंने -1 डाला, ठीक है। तो डीएफएस में गया, नोड और पेरेंट, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करूँगा क्या मेरा नोड 0 नहीं है ना। तो क्यों चेक करूँगा, क्योंकि मुझे निकालना जोर पाथ निकालना नोड का। तो मैंने बताया था नोड का जोर पाथ कैसे निकालते हैं। नोड का जोर पाथ निकालने के लिए कहाँ गया, नोड का जोर पाथ अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लेनी पड़ेगी नोड की और उसका जोर करना पड़ेगा अपने पेरेंट के साथ, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने उस पर्टिकुलर नोड का जोर निकाला मैंने, ठीक है। तो वैसे निकाल दिया मैंने, जोर निकाल दिया उस नोड का। कंडीशन बस इसलिए लगा दी क्योंकि अगर रूट है, रूट का तो कोई पेरेंट ही नहीं है ना, बस वो चेक करने के लिए कि रूट तो नहीं है। फिर उसके बाद मुझे मर्ज करना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है ये मर्ज की कहानी हो गई, ठीक है। मर्ज में क्या बताया मैंने, करंट सेट लिया, फिर करंट सेट में पहले मैंने अपनी वैल्यू डाली, फिर चाइल्ड का निकाला, फिर चाइल्ड की वैल्यू उठा के कहाँ डाली, करंट सेट में डाली, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड से वैल्यू निकालता हूँ और करंट सेट में डाल रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने कही है, ये आगे इस्तेमाल होगी, ठीक है। चाइल्ड से वैल्यू उठाता हूँ, करंट में डालता हूँ, चाइल्ड से उठा रहा हूँ, करंट में डाल रहा हूँ, ठीक है। एक बार ये काम कर दिया तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दिया, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक है। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला कोड चलाओगे तो ऑब्वियसली टीएल आ जाएगा, इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व होगा नहीं, टीएल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो, अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करूँ तो सिर्फ ये kth स्मॉलेस्ट वाला देखो, ठीक है। तो मैंने बताया ये लीनियर सर्च है, कुछ भी नहीं, ये लीनियर सर्च है। तो हर बार आपको ऑर्डर ऑफ के टाइम लगेगा kth स्मॉलेस्ट निकालने के लिए, है ना। इन द वर्स्ट केस आप हमेशा लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हो, nth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हो। तो ये जो टाइम लगेगा ये ऑर्डर ऑफ n लगेगा फॉर ईच क्वेरी, ठीक है। तो जितनी भी क्वेरी है हर बार ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। तो ये वाला जो टाइम लग रहा है ये कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ q इंटू n लगेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बचा, ये क्या कर रहा है, चीज़ें उठा रहा है सेट में डाल रहा है, चीज़ें उठा रहा है सेट में डाल रहा है, ठीक है। ये कितना टाइम लगा, ये लगा है n² log n टाइम लगाएगा। अब ये n² log n कहाँ से आया, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। ये वाला कौन सा पार्ट है, स्मॉलेस्ट निकालने वाला। ये कौन सा पार्ट है,
इंसर्ट करने वाले, जब हम सेट में इंसर्ट करें, ठीक है। तो सेट में इंसर्ट में एन स्क्वायर लॉग एन, इसमें क्यू एन, एन स्क्वायर लॉग एन कैसा आया इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्यू एन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि इस क्यू एन को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो हमारी कहानी क्या थी कि हमें इस सेट से हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था, ठीक है। हमें सेट से kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, ये काम हमें एफिशिएंटली करना है, ठीक। कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसे करने के लिए C++ में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। ऑर्डर्ड सेट जो होता है वो सेट के ही जैसा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, बट ये थोड़ा ऑप्टिमाइज होता है। ऑप्टिमाइज इसलिए होता है कि इसमें ये वाला जो ऑपरेशन है ना, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो निकालने का ऑपरेशन है, ये हम ऑर्डर ऑफ log n में कर सकते हैं। समझ आई? अगर मैं नॉर्मल सेट यूज़ करूँगा तो ये वाला काम करने के लिए ऑर्डर ऑफ k टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ k मतलब ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। बट अगर मैं नॉर्मल सेट की जगह ऑर्डर्ड सेट लूँगा तो सेम काम मुझे ऑर्डर ऑफ log n में लगेगा, ठीक है। तो कहानी क्या होती है, एक बस ऑर्डर्ड सेट ले लो, ठीक है। एक फंक्शन होता है फाइंड बाय ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर ऑलरेडी, ये फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, बस इस फंक्शन का यूज़ करके आप kth एलिमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपने kth एलिमेंट निकाला, बेसिकली ये kth एलिमेंट, ये इंडेक्सिंग इसकी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने k-1 लिखा है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। पाइथन में सेम चीज़ जो है वो सॉर्टेड लिस्ट करके है, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सॉर्टेड लिस्ट आप बनाओ, वहाँ से आप इजीली अब ये काम कर सकते हो ऑर्डर ऑफ 1 में, ठीक है। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ कहानी, ओके। यहाँ पे आप देख लो, ये ऑर्डर्ड सेट है C++ में, ठीक है, ओके। ये सब इसमें आता है, पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर में आता है ये। तो ये नॉर्मल सेट के बराबर ही होता है, बस इसमें जो फाइंड बाय ऑर्डर है ये हम log n में कर सकते हैं, ठीक है। करने की यहाँ पे तरीका बता रखा है कि आप ये दो फाइल आपको ऐड, मतलब ये दो चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेगी, साथ में आपको ये चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी, और ये ट्री का आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ये सब ये जो कहानी है वो लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप इसे नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करेंगे, कि ऑर्डर सेट बना दिया, उसमें इंसर्ट कर दिया, तो सारी कहानी नॉर्मल है, उसमें कुछ भी नहीं करना है ना। और ये देखो, ये 1 लिखा है तो मतलब ये सेकंड स्मॉलेस्ट निकाल रहा है, ठीक है, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, तो ये क्या निकाल रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल रहा है। तो कुछ भी नहीं करना, फाइंड बाय ऑर्डर ये फंक्शन बना रखा है, वहीं से डाटा निकाल लो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, है ना, उस चीज़ को सही करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि क्यू एन वाला जो टाइम है, हम इस एन की जगह log n में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं एन स्क्वायर log n के बारे में, इसे ऑप्टिमाइज़ करें कैसे करेंगे। पर पहले हमें समझना पड़ेगा कि एन स्क्वायर log n है क्या चीज़, ये आया कहाँ से, ठीक है। एन, अब ये बात तो पता है मुझे, ये आ रहा है सेट में, जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना, बोल तो मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज के टाइम से ये बन रहा है। अब ये एन स्क्वायर log n बन कैसे रहा है, थोड़ा समझते हैं, इसका वर्स्ट केस समझते हैं। मान लो ये आपके पास ट्री है, ये ट्री आपके पास है, ठीक है, एकदम सिंगल लाइन वाला ट्री आपके पास, ठीक है। तो इसका मुझे बनाना है, सबका मुझे वो सेट जो बना रहा था ना, वो वाला सेट में सबका बनाना है, ठीक है। तो एक एक करके सेट बनाता हूँ, है ना। तो ऐसी बनेगी, नीचे से ऊपर की कहानी बनती है ना। तो पहले इस नोड की बात करेंगे, ठीक है। ये नोड अभी इनिशियली एम्प्टी होगा, तो ये क्या कहेगा कि लेफ्ट का सेट उठाओ, राइट का सेट उठाओ, इसे डालो और इसकी ये 6 डालो, 3 चीज़ तो डालते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे करके डालेंगे, लेफ्ट और राइट तो इसका कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या इंसर्ट करेंगे हम, 6 इंसर्ट इसके अंदर कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि अपना पूरा ध्यान 6 पे रखो बस, ठीक है। बस ये समझो कि जो 6 है वो कितनी बार इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। क्या समझना है कि 6 जो है वो कितनी बार इंसर्ट हो रहा है सेट के अंदर, ठीक है। बस हमारा इतना एम है कि 6 कितनी बार इंसर्ट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स 6 इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो 6 अभी पहली बार इंसर्ट हुआ, ठीक है। अब इस चाइल्ड ने अपना काम कर दिया, अब ये पेरेंट अपना काम करेगा ना। 5 का सेट बनाना पड़ेगा, क्या बताया था मैंने, 3 स्टेप थे। पहले अपना एक सेट बनाया, है ना, नॉर्मल सेट, पहले 5 डालूंगा इसके अंदर, पहले उन्होंने 5 डाला, फिर अपने चाइल्ड की वैल्यू डाली, चाइल्ड की वैल्यू क्या है, 6 उठाया और इस सेट में डाला। ये तो करते हैं, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो कर रहा हूँ मैं कि चाइल्ड की वैल्यू बना दी, चाइल्ड की वैल्यू बनाने से चाइल्ड को ट्रैवर्स करना है और चाइल्ड की वैल्यू उठानी है, अपने करंट सेट में डालनी है, सिंपल। तो चाइल्ड का सेट तो ये था ना, चाइल्ड का सेट क्या था, ये तो ये चाइल्ड है, इस वाले बंदे के लिए ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है ना। तो 6 उठाऊंगा, 6 इसमें डालूंगा, तो देखो यहाँ पे एक इंसर्ट ऑपरेशन हुआ है, 6 को मैंने इंसर्ट किया है। तो 6 कितनी बार इंसर्ट हुआ, बस इतना समझो, बस इस पर ध्यान लगाना है, ठीक है। हमें समझ आ जाएगा कि एन स्क्वायर log n आया कहाँ से, ठीक है। हमारा काम है अभी एन स्क्वायर log n समझना, ठीक है। तो 6 एक और बार इंसर्ट हुआ, ठीक है। तो ये बात बन गई इसकी, ये 5 की बात बन गई, ठीक है। जैसे 5 की बात बनी, अब बारी आती है 4 की। तो 4 के लिए पेरेंट कौन है,
4 पेरेंट है और 4 के लिए चाइल्ड कौन है, 5 है। ठीक है, ये चाइल्ड है। तो अब कैसे करेंगे, 4 का भी सिंपल है, एक सिंपल खाली सेट बनाओ, पहले 4 डालो एंड देन अपने चाइल्ड की सेट उठाओ उस पेरेंट के अंदर डालो, है ना। ये तो पता है मैंने, चाइल्ड से चीज़ें उठानी है और करंट सेट में डालनी है। ये मैंने ऊपर समझाया था कि इसका मैं इस्तेमाल करने वाला ना, चाइल्ड सेट से चीज़ें उठानी है, करंट सेट में डालनी। तो यहाँ से जो उठे इसमें डाली, तो इसमें 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो 6 दोबारा से मैं सेट में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो 6 एक और बार आया, इंसर्ट कर रहा मतलब मैंने 6। ठीक है, अब ऊपर वाले के लिए ये पेरेंट, ये चाइल्ड। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पे देखो इसकी कहानी क्या है कि 3 की खाली सेट बनाया पहले मैंने, सेम वही, पहले 3 इंसर्ट करूँगा, अपने चाइल्ड को इंसर्ट करूँगा, 3 इंसर्ट हुआ, फिर 4 इंसर्ट होगा, 5 एंड 6। ठीक है, 3 4 5 एंड 6, 6 में इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो 6 इंसर्ट किया मैंने, एक और बार मैंने 6 इंसर्ट करा। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, पेरेंट अगेन ऊपर गया, चाइल्ड मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, ये उठा के, सॉरी ये तो इधर रहेगा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, 2 के लिए बनाते हैं। आई गेस चीज़ें समझ आ रही होगी यार। 2 को पहले इंसर्ट करा, फिर चाइल्ड से उठाना है, पेरेंट पे डालना है, 3 4 5 6। जैसे जैसे मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, उसका मतलब मैं एक इंसर्ट ऑपरेशन कर रहा हूँ इस सेट में, तो एक और ऑपरेशन किया मैंने। ठीक है, सिमिलरली 6 को मुझे यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, तो एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो टोटल अगर आप ऑपरेशन देखो 6 को इंसर्ट करने के कितने ऑपरेशन लगे, 6 ऑपरेशन लग रहे हैं। 6 इंसर्ट ऑपरेशन, आई कैन से 6 इंसर्ट ऑपरेशन लग रहे हैं भाई, 6 इंसर्ट ऑपरेशन लग रहे हैं। तो मतलब कितने नोट्स थे, 6 नोट्स थे, और कितने इंसर्ट ऑपरेशन लग रहे हैं, 6 इंसर्ट ऑपरेशन लग रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एक इंसर्ट ऑपरेशन जो है वो कितना टाइम लगाता है सेट में, लॉग एन टाइम लगाता है, राइट। समझ रहा है, 6 नोट थे और 6 इंसर्ट ऑपरेशन। तो अगर मेरे पास, ये वर्स्ट केस है, ये वर्स्ट केस बताया मैंने। ठीक है, इस वर्स्ट केस में अगर मेरे पास n नोट्स होंगे, ठीक है, तो सिर्फ एक नोड के बारे में बता रहा हूँ मैं, एक नोड के बारे में, मतलब एक वैल्यू के बारे में, 6 के बारे में बताया मैंने। तो 6 पे 6 इंसर्ट ऑपरेशन लग रहे हैं। तो अगर n नोड्स होंगे तो n इंसर्ट ऑपरेशन लगेंगे, n इंसर्ट ऑपरेशन लगेंगे, राइट। समझो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिंगल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सारे एलिमेंट के बारे में बात नहीं, अभी सिंगल एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट n बार इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, और इंसर्शन में टाइम लगता है log n। तो एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट को इंसर्ट करने में पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, n log n टाइम लगेगा। ये तो बात होगी एक एलिमेंट की। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो कितना टाइम लगेगा, n स्क्वायर log n टाइम लगेगा। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ये n स्क्वायर log n कहाँ से आया। ठीक है, तो कहानी क्या हुई कि अगर आप ऐसे इंसर्ट करोगे ना यार, तो n स्क्वायर log n टाइम लग सकता है। ठीक है, क्यों लग रहा है भाई n स्क्वायर log n टाइम, क्योंकि आप बार बार मतलब एक एलिमेंट हर बार इंसर्ट हो रहा है, एक एलिमेंट हर बार इंसर्ट हो रहा है ना। तो प्रॉब्लम क्या आई यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या कर रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ध्यान समझना मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो 5 के पास सेट था 5,6, राइट। 4 के पास एम्प्टी था, तो 4 ने, इसने पहले 4 डाला, फिर मैंने 5 और 6 को मैं यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ। भाई मुझे क्या करना पड़ रहा है, देखो इस वाले सेट का साइज बड़ा है, ध्यान समझना भाई, ये जो सेट है ना इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। तो अगर मैं इधर इस वाले में अगर मैंने फोर लूप लगाया तो मुझे 2 इंसर्ट ऑपरेशन करने पड़ेंगे, राइट, है ना। बट अगर मैं इसका उल्टा करता, इसकी वैल्यू उठा के इसमें डालता, तो सिर्फ एक ही इंसर्ट का ऑपरेशन लगता। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। थोड़ा यहाँ पे ध्यान समझते हैं, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी बहुत ईजिली। ठीक है, मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे 4 5 6, यहाँ पे क्या है भी एम्प्टी था, फिर 3 की वैल्यू मैंने इसमें डाली। मैं कह रहा हूँ पहले 4 को इंसर्ट कर रहा हूँ, 5 को इंसर्ट करो, 6 को इंसर्ट कर रहा हूँ। ये लार्जर सेट है, ये स्मॉलर सेट है, तो लार्जर सेट से वैल्यू मैं स्मॉलर सेट में डाल रहा हूँ, है ना। तो जिसकी वजह से जो मेरे इंसर्शन के ऑपरेशन वो बढ़ रहे हैं। अगर मैं इसका उल्टा करता, स्मॉलर से लार्जर में अगर मैं वैल्यू डालता, अगर मैं कुछ ऐसे करता कि 3 को उठा के इसमें डालूं, तो कितने इंसर्ट के ऑपरेशन लेंगे, सिर्फ एक ही तो इंसर्ट का ऑपरेशन लगेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हम क्या गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं कि हम लार्जर सेट से वैल्यू निकाल रहे हैं और स्मॉलर सेट पे डाल रहे हैं, ये हम मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या एरिया क्या है कि हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम लार्जर सेट से उठा रहे हैं और स्मॉलर सेट में डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्या हो सकता है कि हम स्मॉलर सेट से चीज़ें उठाएं, लार्जर सेट में डालें, है ना। अब आप सोचोगे यार ऐसे करने से कहाँ फ़ायदा कहाँ हो रहा है, ये ऑप्टिमाइज़ कैसे हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं। हाँ, हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे ना अब एलिमेंट, तो कैसे मूव करेंगे कि स्मॉलर
सेट से उठाएंगे चीज़ें और लार्जर सेट में डालेंगे। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हो रहा है ये। ठीक है, पुराने वाले केस में बहुत से छः, अगर मैं 6 का ही देख रहे थे तो 6 में कितने इंसर्ट ऑपरेशन हो रहे थे, 6 हो रहे थे ना। अब यहाँ पे देखते हैं कितने। ठीक है, तो अभी 6 को मैंने इसके अंदर डाला, जैसे 6 के अंदर आ रहा है मतलब एक इंसर्ट का ऑपरेशन हो गया, तो 6 का एक इंसर्ट का ऑपरेशन। ठीक है, 5 भी एम्प्टी है तो 5 के यहाँ पे 5 आया। ठीक है, अभी देखो, अब इन दोनों को मुझे मर्ज करना है, 5 और 6 को मर्ज करना है। ठीक है, तो इसमें से छोटे को बड़े में डालेंगे। ठीक है, अभी तो दोनों सेम है, तो अभी किसी को भी किसी में डालो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो लेट अज्यूम आपने 5 को उठाया और ओके, आपने 5 को उठाया और 6 में डाल दिया। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो जो 5 का जो सेट बना वो ये बन गया। ठीक है, अभी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जो सेट बना ये 5 का बन गया, राइट। ठीक है, अभी एक ही ऑपरेशन है ना, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, पहले मैं 4 इंसर्ट करूँ, मैंने 4 इंसर्ट किया। अब ये जो सेट है ये स्मॉलर सेट है, सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है, राइट। इसमें 2 एलिमेंट है, ये लार्जर सेट है। तो मैं किसको मूव करूँगा, स्मॉलर सेट के एलिमेंट को लार्जर सेट में, मतलब 4 को मूव करूँगा 6 इस वाले सेट में। तो कौन मूव हुआ, 4 मूव हुआ। 6 मूव हुआ क्या, 6 मूव नहीं हुआ, है ना। मैं यहाँ पे बस 6 की मूवमेंट ट्रैक कर रहा हूँ कि 6 कितनी बार मूव हो रहा है। ठीक है, 6 एक ही बार मूव हुआ है, अभी 6 मूव नहीं हुआ, तो यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, तो मेरा जो सेट बना, सॉरी, मेरा जो सेट बना वो बन गया 4 5 6। ठीक है, ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया 4 5 6। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो एम्प्टी सेट 3 इसके अंदर डाला, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। ये क्या है, स्मॉलर सेट हो गया, ये लार्जर सेट हो गया। इसकी चीज़ें उठानी है, इसमें डालनी है, फिर इस वाले सेट में आएगी। तो सिर्फ अभी भी सिर्फ एक ही मूवमेंट हुई है, 6 की और मूवमेंट नहीं हुई है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये कहानी, इस वाले नोट की भी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, इस वाले नोट की अच्छी कहानी समझ आ रहा है ना। मैं 3 के बारे में कहानी कर चुका हूँ, मुझे 2 का सेट बनाना है। तो 3 आपका पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ठीक है, तो पेरेंट में मैंने वैल्यू डाली, अब ये चाइल्ड की वैल्यू उठा उठा के पहले मैं डालता था इसमें, अब ऐसे नहीं करना। अब हमेशा स्मॉलर से लार्जर में डालना है। ये स्मॉलर सेट हो गया और ये लार्जर सेट हो गया, तो यहाँ से वैल्यू उठानी है, इसमें डालनी है। 2 यहाँ से उठेगा, 2 यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, 6 को मूव किया, क्या बताऊँ मैंने, 6 को मूव किया, 6 को मूव नहीं किया, अभी भी सिर्फ एक ही ऑपरेशन है। ठीक है, इस हिसाब से ऊपर वाली कहानी भी बन जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी जो बन गई ये आपकी इधर की कहानी बन गई। ठीक है, सेम कहानी ऊपर वाले के लिए बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है 6 सिर्फ और सिर्फ एक बार ही मूव हुआ। यहाँ पे 6 कितनी बार मूव हो रहा था भाई, n बार मूव हो गया था 6 पिछली बार में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार मूव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंसर्ट के ऑपरेशन है, नंबर ऑफ इंसर्ट के ऑपरेशन है वो बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम इंसर्ट के ऑपरेशन लग रहे हैं। समझ आई। ठीक है, अब ये तो हमें समझ दिखाई दे रहा है कि इतना कम हो रहा है, बट टाइम कितना बचा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी। पिछली बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई थी, n² log n आई थी, है ना। अब भी देखना पड़ेगा कि अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर मैं सिर्फ स्मॉलर सेट से उठाऊंगा एलिमेंट और लार्जर सेट में डालूंगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ध्यान से समझना यार, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो देखेंगे, ये जो अभी हमने केस देखा ना, ये बेस्ट केस सिनेरियो था स्मॉलर टू लार्जर वाले के लिए। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि, ध्यान देते एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इस ए एलिमेंट पे रखो और किसी पे भी अपना फोकस नहीं रखो। बस ये देखो कि ए एलिमेंट कितनी बार इंसर्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं वहाँ पे देखा था ना 6 कितनी बार इंसर्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना दी थी। वैसे ही यहाँ पे देखो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार इंसर्ट हो रहा है सेट में। ठीक है, तो अभी सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मानो दोनों में पहला सेट था, इन दोनों सेट को मुझे मर्ज करना है, इन दो सेट को मुझे मर्ज करना है। मर्ज में तो दिक्कत आ रही थी, इन दो सेट को मर्ज करना है। दोनों के मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, लेट अज्यूम 1 है, तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, 1 को उठा दो, 1 को यहाँ से उठाओ, 1 को उठा के यहाँ डाल दो, राइट। तो 1 को उठा के यहाँ डाल दो, तो 1 इंसर्ट हो गया, यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑपरेशन लग गया, राइट। ध्यान देना, इंसर्ट जब जब हो रहा है मैं वो काउंट कर रहा हूँ, इंसर्ट हो गया, राइट। ठीक है, अब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ए है। ठीक है, अब ए को दोबारा इंसर्ट करवाना है मुझे, ध्यान देना, ए दोबारा इंसर्ट करवाना चाहता हूँ किसी दूसरे सेट में, ए को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। अब मान लो एक और सेट है, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और सेट है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ तो मैं किसको किस में डालूँ, ए बी को सी में डालूँ या सी को ए बी में डालूँ। हमारी अभी क्या कहानी है कि स्मॉलर सेट के एलिमेंट लार्जर सेट में डालने हैं। तो स्मॉलर कौन है, ये स्मॉलर है,
तो यहाँ के एलिमेंट उठाऊंगा मैं, सी के एलिमेंट उठाऊंगा और यहाँ डालूंगा, राइट। एक ही मूवमेंट करूंगा क्या मैं? एक ही मूवमेंट नहीं करूंगा मैं, एक ही मूवमेंट नहीं करूंगा, है ना। तो ऐसे नहीं पता चलेगा मुझे एक ही मूवमेंट। एक ही मूवमेंट कब होगी बताओ? एक ही मूवमेंट होगी जब सामने वाला जो सेट होगा वो इससे बड़ा होगा, राइट। अगर इसमें ए बी सी डी मान लो ऐसे होता, तब ए मूव होता था ना, तब ये स्मॉलर बनता और ये लार्जर बनता, राइट। तो मुझे बस ये समझना है कि एक कब कब मूव करेगा। तो इन दिस केस एक कब मूव करेगा, इसे मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। पहले एक एक एलिमेंट था इसमें, अब एक कब मूव करेगा जब जो दूसरा सेट होगा ना उसमें जब दो एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट होंगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे ना, दूसरे सेट में जब दो या दो से अधिक एलिमेंट होंगे तभी ए मूव करेगा, उससे पहले ए मूव नहीं करेगा। ये मुझे समझ आया, ठीक है। तो मैंने लिखा ठीक है भाई, दो या दो से अधिक, तो मैं वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि दोनों को बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो सेट है इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्मॉलर सेट के एलिमेंट उठाओ, दूसरे वाले सेट में डाल दो, ये तो करूँगा। अब देखो क्या हुआ, ए एलिमेंट इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे एक और इंसर्शन हुआ, राइट। एक और इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू सेट आपका ये बन गया। कितने एलिमेंट है? 4। अगर ये बात आपको समझ आ रही है ना कि अब ए तभी मूव कर सकता है, ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, ए तभी मूव कर सकता है जब जो दूसरा सेट होगा ना जिसके साथ आपको मर्ज करना है उसमें 4 या 4 से अधिक एलिमेंट होंगे, तभी ए मूव करेगा, वरना ए मूव नहीं करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी ये वाली है कि स्मॉलर टू लार्जर, कि स्मॉलर सेट के एलिमेंट लार्जर सेट में जाएंगे, है ना। अगर दूसरे सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट हुए तब ए मूव करेगा क्या? ए इंसर्ट तब नहीं करेगा। तो बस इतना सोचना है ए इंसर्ट कब कब कर रहा है, ठीक है। तो ए इंसर्ट नेक्स्ट ए इंसर्ट कब करेगा? जब दूसरा सेट है उसमें 4 या 4 से अधिक एलिमेंट होंगे, राइट। तो मैंने वर्स्ट केस लिया कि ओके दूसरे सेट में भी 4 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? कुछ नहीं, ये चारों एलिमेंट आपने यहाँ से उठाए और यहाँ डाल दिए चारों एलिमेंट, सिंपल। इस वाले केस में आपने दोबारा इंसर्शन का ऑपरेशन किया। हाँ भाई, मैंने एक और इंसर्शन का ऑपरेशन करा। समझ आ रहा है ना कि जो सेट 2 का साइज 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसी 4 हुआ वैसी एलिमेंट मैं इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। 4 5 6 इन सब में एलिमेंट डालूंगा। वर्स्ट केस ले रहा हूँ कि दोनों का सेट बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई, कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए। अब मुझे बस इतना बता दो कि अगर ये 8 एलिमेंट यहाँ पे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो और अगर ये दूसरा सेट है इसमें एक ही एलिमेंट हुआ तब ये ए मूव करेगा? ए मूव नहीं करेगा, है ना। मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट चाहिए? 8 या 8 से अधिक एलिमेंट चाहिए तभी मेरा ए मूव करेगा, वरना ए का इंसर्ट ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन ऑन ए पे कितने इंसर्ट ऑपरेशन लग रहे हैं, है ना। तो ये बस हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालें हमने कि कितने टाइम्स मेरे पे इंसर्ट ऑपरेशन हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? कि सबसे पहले इंसर्ट ऑपरेशन होगा जब दूसरा वाला जो सेट है ना उसका साइज होगा 1, फिर अगला होगा जब सेट का साइज कितना होगा 2, अगला होगा जब सेट का साइज होगा 4, मेरा जो दूसरा सेट है उसका साइज 4 होगा तभी इंसर्ट ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट जब दूसरा वाला सेट होगा उसका साइज होगा 8 तब इंसर्ट ऑपरेशन होगा, राइट। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 16 32, है ना। एट द एंड सबसे लास्ट में क्या हो सकता है कि पूरा सेट बन के n बन जाए, उससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं अगर n नोड्स हैं, है ना। लास्ट में ये बनेगा कि दूसरे वाले सेट का साइज कितना है? n है, राइट। तो इसी ऑपरेशन बस इसी यही तो केस है, बस इतनी टाइम से ये क्या कर सकता है? इंसर्ट कर सकता है। मान लो कितना टाइम इंसर्ट कर रहा है? k टाइम्स इंसर्ट कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ये क्या है? 2 बार, है ना, 2 1 2 2 3, और ये कितनी बार जा रहा है? k बार जा रहा है, तो 2k-1। तो बेसिकली जो कितनी बार इंसर्ट कर रहा हूँ? k बार इंसर्ट कर रहा हूँ, और k की वैल्यू क्या आएगी? इस तरीके से log n आएगी। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब अगर आपने एलिमेंट स्मॉलर सेट से लार्जर सेट में डाले तो नंबर ऑफ ऑपरेशन जो लग सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ log n इंसर्ट ही लग सकते हैं, उससे ज़्यादा इंसर्ट नहीं लग सकते। ये बस कहानी थी। क्या लिखा मैंने? इन वर्स्ट केस एक जो एलिमेंट है वो log n टाइम ही इंसर्ट हो सकता है। पुराने वाले केस में एक एलिमेंट n टाइम्स इंसर्ट हो रहा था, राइट, याद है। बट अब जब मैं स्मॉलर सेट से लार्जर सेट में जा रहा हूँ तो एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ log n टाइम ही इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो बताओ सिर्फ सिंगल एलिमेंट को अगर मुझे इंसर्ट करना है तो टोटल टाइम कितना लगेगा? तो कितनी बार इंसर्ट हो रहा है? log n बार इंसर्ट हो रहा है, और एक इंसर्ट में log n टाइम लगता है, ठीक है। तो ये कहानी है एक एलिमेंट को इंसर्ट करने की। अगर n एलिमेंट होंगे तो कितना टाइम लगेगा? n log स्क्वायर n टाइम लगेगा, ठीक है। तो पूरी कहानी क्या है कि अब हम जो सेट करेंगे, अब जो हम मर्ज करेंगे मतलब मूव करेंगे, चाइल्ड सेट टू करंट सेट हम पहले कर रहे थे कि चाइल्ड सेट के एलिमेंट उठा रहे थे करंट सेट में डालते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, हमें मूव करना है कि जो छोटा होगा उसमें, अगर चाइल्ड सेट छोटा होगा तो चाइल्ड सेट को करंट सेट में डालेंगे, अगर करंट सेट छोटा होगा तो करंट सेट को चाइल्ड सेट में डालेंगे, ऐसी कहानी करेंगे, ठीक है। तो हमारी
जो पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर लॉग एन प्लस क्यू लॉग एन थी, अब वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई है एन लॉग स्क्वायर एन प्लस क्यू लॉग एन। समझ आ रहा है? कोड देखते हैं, कोड एग्जैक्टली सेम है, जो अपने कोड देखता है एग्जैक्टली सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है उसमें, वो अंतर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम कोड है, कुछ भी अंतर नहीं है। देखो ये सारी कहानी सेम है, ये कहानी सेम थी, ये मैप बनाया सेम, सब सेम, डीएफएस कॉल सेम। डीएफएस में आ जाओ भाई। डीएफएस में मैंने मेरा जब ये मेरे जो मेरा पहला फंक्शन था है ना, जो मैंने पहले बनाया था, सेट ऑफ इंटीजर ले रहा था मैं, बट अब सेट ऑफ इंटीजर की जगह मुझे लेना पड़ेगा ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया ना, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है, तो वो सब मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक है, 4 चीज़ें यहाँ ऐड करनी है, सिंपल ऑर्डर्ड सेट। उसके बाद सब चीज़ सेम है भाई, ये कंडीशन वहाँ भी थी, यहाँ भी थी। फिर एक नया सेट बनाते थे ना, एक नया सेट बनाया जाता था, तो यहाँ पे मैंने एक नया सेट बना दिया। ठीक है, कैसे बनाया? ऐसे करके करंट सेटिंग नया बना दिया। ठीक है, फिर इंसर्ट करते थे, करंट सेट में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया करंट सेट में। फिर उसके बाद डीएफएस करते थे, सेम वही है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, हम हमेशा चाइल्ड को डालते थे करंट में डालते थे, है ना, बट अब कहानी क्या है कि छोटे को बड़े में डालेंगे। तो आप यहाँ पे बस चेक कर लो कि अगर चाइल्ड छोटा है बड़ा है, अगर चाइल्ड बड़ा है तो इन्हें स्वैप कर दो, सिंपल है ना। और अब वैल्यू उठाओ चाइल्ड सेट से करंट सेट में डाल दो। समझ आई? बस ये सिंपल, ये 2 लाइन बस मैंने ऐड करी है। ठीक है, ये स्मॉल टू लार्जर, लार्जर टू स्मॉल वाली जो गानी थी वो यही है, बस सिंपल सी। ठीक है, कि जो छोटा सेट है छोटे को बड़े में डालना है। ठीक है, तो अगर चाइल्ड छोटा है तो अच्छी बात है भाई, हम तो चाइल्ड से करंट में डाल रहे हैं, बट अगर चाइल्ड बड़ा है करंट छोटा है, उल्टा कर दो, स्वैप कर दो दोनों को। ठीक है, स्वैप कर दिया, बस सिंपल। ठीक है, ये कर दिया, इसके बाद तो ये मेरा सेम ही था। ठीक है, और लास्ट में करंट सेट रिटर्न, है ना, एग्जैक्टली सेम कोड है, कुछ भी नहीं है ना। अच्छा हाँ, इसमें लास्ट ये था, ये ध्यान दो कि पहले जैसे मैं 3-4 लाइन लिख रहा था ना वैल्यू निकालने के लिए, अब क्या है, एक सिंगल लाइन में मेरा काम हो जा रहा है, और ये काम कितने में हो रहा है? ऑर्डर ऑफ लॉग एन में हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसे सबमिट करोगे ये पूरा सबमिट हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो काम कर रहा है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ तक कर रहा है। देखो इसको थोड़ा हम और ऑप्टिमाइज वैसे कर सकते हैं, बट आई गेस कि ज़्यादा रिक्वायर्ड है नहीं, मतलब क्योंकि ये जो सेट वाला तरीका था ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे इंट्यूटिव तरीका यही लगा मुझे। ठीक है ना, बहुत डायरेक्टली एकदम दिमाग में आ रहा था कि हाँ इतना सही है और इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, और दूसरे तरीकों से हम इसे थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट आई गेस ठीक है, ये भी काफ़ी है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।